हेलो डियर स्टूडेंट्स, यू आर मोस्ट वेलकम इन योर चैनल CSE मास्टर। आज के वीडियो लेक्चर में हम ऑपरेटिंग सिस्टम के यूनिट 3 को स्टार्ट करने जा रहे हैं। अभी तक हमने यूनिट 1 और यूनिट 2 को कंप्लीट कर लिया है। यूनिट 1 में हमने इंट्रोडक्शन टू ऑपरेटिंग सिस्टम को पढ़ा था और यूनिट 2 में प्रोसेस मैनेजमेंट को हमने समझा था। अब यूनिट 3 में हमें प्रोसेस शेड्यूलिंग जानना है, जिसमें कि शेड्यूलिंग क्या होता है, कितने तरह के शेड्यूलिंग एल्गोरिदम्स हैं, इन सारे टॉपिक्स को डिस्कस करना है। तो यूनिट 3 में प्रोसेस शेड्यूलिंग के कुछ सब टॉपिक्स को हमने बनाया है। हम लोग लेक्चर नंबर 21 में प्रोसेस शेड्यूलिंग, जो कि प्रिमिटिव एल्गोरिदम शेड्यूलिंग और नॉन प्रिमिटिव शेड्यूलिंग एल्गोरिदम, इसको समझेंगे। लेक्चर नंबर 22 में कवर करेंगे परफॉर्मेंस क्राइटेरिया इन शेड्यूलिंग एल्गोरिदम। ऐसे ही FCFS फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व एल्गोरिदम विल बी कवर्ड इन लेक्चर नंबर 23। शॉर्टेज जॉब फर्स्ट एल्गोरिदम विल बी कवर्ड इन लेक्चर नंबर 24। प्रायोरिटी शेड्यूलिंग को हम लेक्चर नंबर 25 में कवर करेंगे। राउंड रॉबिन शेड्यूलिंग को लेक्चर नंबर 26 में। ऐसे ही लास्ट लेक्चर नंबर 27 वी विल कवर प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन। ओके, तो यूनिट 3 का ये हमारा कंटेंट है, इसको आप नोट कर सकते हो या फिर स्क्रीनशॉट ले सकते हो। चलिए तो हम स्टार्ट करते हैं लेक्चर नंबर 21 विच इज प्रोसेस शेड्यूलिंग। तो प्यारे बच्चों, प्रोसेस शेड्यूलिंग आपको हमने पहले बताया है कि एक ऐसा प्रोसेस होता है जिससे कि कुछ प्रोग्राम किसी प्रोसेस को CPU में से उठा करके किसी दूसरे स्टेट में रख देता है या फिर किसी दूसरे स्टेट से प्रोसेस को उठा करके CPU में डाल देता है। ठीक है, तो वैसे प्रोग्राम्स को हम लोग शेड्यूलर कहते हैं और ये जो प्रोसेस है ये शेड्यूलिंग कहलाता है। कौन से प्रोसेस को कब CPU अलॉट करना है, कौन से प्रोसेस को कितने टाइम तक CPU में एग्जीक्यूट कराना है, ये सभी प्रोसेस शेड्यूलिंग के हेल्प से होती है। ऐसा इसलिए किया जाता है ताकि हमारा जो कंप्यूटर है ये मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम का कॉन्सेप्ट बियर कर सके। तो प्रोसेस शेड्यूलिंग इज अ एक्टिविटी ऑफ प्रोसेस मैनेजर दैट हैंडल्स the removal of running processes from the CPU and selection of another process on the basis of particular strategy. Process scheduling contains some strategy by which it handles the removal of running processes from CPU and selection of another process on the basis of some strategy. तो प्रोसेस शेड्यूलिंग में कुछ स्टेप्स होते हैं, कुछ ऐसे स्ट्रेटजी होते हैं जिसको कि शेड्यूलर यूज करके किसी भी प्रोसेस को CPU से रिमूव करता है या फिर किसी दूसरे स्टेट से प्रोसेस को उठा करके CPU में एग्जीक्यूट कराता है। प्रोसेस शेड्यूलिंग इज एन इसेंशियल पार्ट ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। अगर प्रोसेस शेड्यूलिंग का कॉन्सेप्ट ऑपरेटिंग सिस्टम से हटा दिया जाता है तो ऑपरेटिंग सिस्टम में मल्टी प्रोग्रामिंग का कॉन्सेप्ट समाप्त हो जाता है। इसलिए मल्टी प्रोग्रामिंग का कॉन्सेप्ट प्रोसेस शेड्यूलिंग के हेल्प से आता है। इसीलिए प्रोसेस शेड्यूलिंग एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। अब देखिए, ये जो शेड्यूलिंग है ये दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट वन इज नॉन प्रिमिटिव और सेकेंड वन होता है प्रिमिटिव। तो प्रिमिटिव का मतलब हुआ कि प्रोसेस प्रिम्प्ट करेगा और नॉन प्रिमिटिव का मतलब हुआ कि प्रोसेस प्रिम्प्ट नहीं करेगा। एक बार प्रोसेस CPU में चला गया तो वो एग्जीक्यूट होकर के ही CPU के द्वारा टर्मिनेट किया जाएगा, उसके बाद ही प्रोसेस CPU को छोड़ेगा। प्रोसेस CPU को तब तक नहीं छोड़ेगा जब तक वो पूरी तरह से एग्जीक्यूट नहीं होता है। मतलब कि प्रोसेस CPU में एग्जीक्यूट होने तक रहेगा, इसको बीच में कोई डिस्टर्ब नहीं कर सकता है, इसको बीच में कोई इंटरप्ट नहीं कर सकता है। मतलब कि एक बार प्रोसेस जब CPU में चला जाता है तो प्रोसेस पूरी तरह से एग्जीक्यूट होने के बाद ही CPU को लीव करता है या फिर अगर उसको ज़रूरत पड़े कि CPU उसको वेटिंग स्टेट मोड में डाल दे या फिर उसको टर्मिनेट कर दे, तभी प्रोसेस CPU को छोड़ता है। नहीं तो वो तब तक CPU में एग्जीक्यूशन में रहता है जब तक वो प्रोसेस पूरी तरह से कंप्लीट ना हो जाए। तो इस टाइप के शेड्यूलिंग को हम लोग नॉन प्रिमिटिव शेड्यूलिंग कहते हैं, क्योंकि इसमें कोई भी प्रोसेस एग्जीक्यूशन के दौरान प्रिम्प्ट नहीं किया जाता है। ठीक है, द स्विचिंग ऑफ रिसोर्स अकर्स व्हेन रनिंग प्रोसेस टर्मिनेट एंड मूव्स टू अ वेटिंग स्टेट। अगर CPU में रनिंग प्रोसेस को टर्मिनेट कर दिया जाता है या फिर वेटिंग स्टेट में डाल दिया जाता है, तभी जा करके रिसोर्स का स्विचिंग होगा, मतलब रिसोर्स दूसरे किसी प्रोसेस को अलॉट किया जाएगा।
इन द केस ऑफ नॉन प्रिमिटिव शेड्यूलिंग अदर प्रोसेस डज नॉट इंटरप्ट अ रनिंग प्रोसेस, कोई भी दूसरा प्रोसेस रनिंग प्रोसेस को इंटरप्ट नहीं करता है, ठीक है, एग्जीक्यूशन के बीच में। यहां तक कि जो प्रोसेस को सीपीयू में एग्जीक्यूट कराना है अपने आप को, वो वेट करता है कि पहले से जो प्रोसेस एग्जीक्यूट हो रहा है सीपीयू में वो अपना बर्स्ट टाइम को कंप्लीट करे, उसके बाद उतना टाइम के बाद जो प्रोसेस है उसको सीपीयू अलॉट हो जाता है, ठीक है, इट कैन अलोकेट द सीपीयू टू अनदर प्रोसेस, ओके। तो कोई भी प्रोसेस रनिंग प्रोसेस को डिस्टर्ब नहीं करता है, इंटरप्ट नहीं करता है, बल्कि वो इंतजार करता है कि रनिंग प्रोसेस अपने बर्स्ट टाइम को कंप्लीट करे और टर्मिनेट हो जाए, उसके बाद वो सीपीयू में जाकर के एग्जीक्यूट होगा, ठीक है। तो बर्स्ट टाइम का मतलब होता है कोई प्रोसेस कितने टाइम लेता है सीपीयू में अपने को एग्जीक्यूट कराने के लिए, ठीक है। तो एग्जीक्यूशन टाइम हम बर्स्ट टाइम को कह सकते हैं, ओके। अब नेक्स्ट पॉइंट इज एल्गोरिदम बेस्ड ऑन नॉन प्रिमिटिव शेड्यूलिंग आर, जो एल्गोरिदम नॉन प्रिमिटिव शेड्यूलिंग पे बेस्ड होते हैं वो है शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट, एसजेएफ एंड प्रायोरिटी शेड्यूलिंग, ठीक है। तो ये दोनों जो शेड्यूलिंग है वो नॉन प्रिमिटिव शेड्यूलिंग पे बेस्ड होते हैं, दैट इज शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट, एसजेएफ एंड प्रायोरिटी बेस्ड शेड्यूलिंग, ओके। अब इसके एग्जाम्पल्स को हम समझते हैं, ये एग्जाम्पल और अच्छे से आपको नॉन प्रिमिटिव शेड्यूलिंग को डिफाइन करेगा। तो सबसे पहले हम देखेंगे हमारे पास 4 प्रोसेस है, एक प्रोसेस P0 है, दूसरा प्रोसेस P1 है, तीसरा प्रोसेस P2 है और चौथा प्रोसेस P3 है, ठीक है। ये प्रोसेस के नाम हैं और उसके बाद प्रोसेस का अराइवल टाइम लिखा हुआ है। अराइवल टाइम का मतलब होगा कि प्रोसेस कब सीपीयू में अराइव होगा, ठीक है। तो जिसका अराइवल टाइम कम होगा वो सबसे पहले सीपीयू में जाएगा। तो यहाँ हम देखेंगे P2 का अराइवल टाइम 0 है, सबसे कम है, तो ये इसको सबसे पहले सीपीयू मिलेगा। उसके बाद P3 को मिलेगा क्योंकि 0 के बाद 1 अराइवल टाइम है P3 का, फिर 1 के बाद 2 मतलब P1 को सीपीयू मिलेगा, उसके बाद P0 को सीपीयू मिलेगा। जो पहले अराइव हुआ उसको सीपीयू पहले मिलता है और जो बाद में अराइव होता है उसको सीपीयू बाद में मिलता है। अब सीपीयू बर्स्ट टाइम चारों प्रोसेस के दिए गए हैं। सबसे कम टाइम सीपीयू में P0 लेगा क्योंकि P0 का बर्स्ट टाइम 2 है, ठीक है। तो इसका मतलब हुआ कि P0 सीपीयू में 2 मिलीसेकेंड के लिए एग्जीक्यूट करेगा। ऐसे ही P1 प्रोसेस 4 मिलीसेकेंड के लिए 4 मिलीसेकेंड के लिए सीपीयू में एग्जीक्यूट करेगा। P2 प्रोसेस 6 मिलीसेकेंड के लिए सीपीयू में एग्जीक्यूट करेगा एंड P3 प्रोसेस विल एग्जीक्यूट फॉर 4 मिलीसेकेंड इन द सीपीयू, ठीक है। तो यहाँ देखिए सबसे पहले 0 सेकेंड पे t इज इक्वल टू 0 P2 प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है एग्जीक्यूट करना और ये 6 मिलीसेकेंड तक एग्जीक्यूट करता है क्योंकि P2 प्रोसेस का अराइवल टाइम 0 है, इसलिए सबसे पहले एग्जीक्यूट होना शुरू किया। अब चूंकि ये इसका जो बर्स्ट टाइम है वो 6 मिलीसेकेंड है तो ये 6 मिलीसेकेंड तक एग्जीक्यूट करेगा। फिर जैसे ही 6 मिलीसेकेंड होगा तो P2 एग्जीक्यूट करना बंद कर देगा। उसके बाद सेकेंड लास्ट अराइवल टाइम वाला जो प्रोसेस है वो सीपीयू में चला जाएगा, मतलब कि P3 चला जाएगा, ठीक है। यहाँ पे P2 सबसे पहले जाएगा, उसके बाद P3 जाएगा, उसके बाद P1 जाएगा, उसके बाद P0 जाएगा, ओके। तो P2 6 मिलीसेकेंड के लिए एग्जीक्यूट हुआ और टर्मिनेट कर गया। उसके बाद P3 इंटर करेगा सीपीयू में और P3 का एग्जीक्यूशन टाइम 4 मिलीसेकेंड है तो ये 4 मिलीसेकेंड के लिए एग्जीक्यूट करेगा तो और उसके बाद P3 टर्मिनेट कर जाएगा। जैसे ही P3 टर्मिनेट करेगा तो 10 मिलीसेकेंड पे P1 प्रोसेस सीपीयू में इंटर करेगा। P1 प्रोसेस ही क्यों करेगा? क्योंकि 1 के बाद 2 अराइवल टाइम P1 का है, ठीक है। P1 को सीपीयू में डाला जाएगा तो P1 का जो एग्जीक्यूशन टाइम है, बर्स्ट टाइम है, वो 4 मिलीसेकेंड है तो ये भी 4 मिलीसेकेंड के लिए एग्जीक्यूट करेगा और 14वें सेकेंड में 14th मिलीसेकेंड में ये टर्मिनेट कर जाएगा। फिर टर्मिनेट करने के बाद जो सबसे लास्ट में प्रोसेस अराइव हुआ जो कि है P0 वो सीपीयू में इंटर करेगा और
अपने बर्स्ट टाइम इतना एग्जीक्यूट करेगा। पी नॉट का जो बर्स्ट टाइम है वो 2 मिली सेकेंड है, तो ये 14 सेकेंड पे मिली सेकेंड पे स्टार्ट हुआ था और 16 मिली सेकेंड पे एंड हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे चारों प्रोसेस सीपीयू में एग्जीक्यूट करेंगे। ठीक है, इस तरह से प्रोसेस सीपीयू में एग्जीक्यूट होते हैं। तो यहाँ हमने देखा कि एक बार जो प्रोसेस सीपीयू में गया वो अपने पूरे बर्स्ट टाइम तक एग्जीक्यूट करता है। एक बार P2 सीपीयू में इंटर किया तो P2 कब तक एग्जीक्यूट किया? अपने बर्स्ट टाइम तक एग्जीक्यूट किया, मतलब अपने एग्जीक्यूशन टाइम तक एग्जीक्यूट किया। इस बीच में इसको कोई भी प्रोसेस डिस्टर्ब नहीं किया। इसका मतलब P2 प्रोसेस प्रीम्प्ट नहीं हुआ। ठीक है, कहीं रुक करके फिर दोबारा नहीं आया, ये एक बार आया, एग्जीक्यूट हुआ और उसके बाद ये एंड हो गया, खत्म हो गया। उसके बाद P3 आता है। P3 अपने एग्जीक्यूशन टाइम मतलब बर्स्ट टाइम इतना सीपीयू में एग्जीक्यूट होता है और ये टर्मिनेट कर जाता है। तो नॉन प्रिमिटिव शेड्यूलिंग जो है इसमें प्रोसेसेस प्रीम्प्ट नहीं किए जाते हैं, ये अपने बर्स्ट टाइम इतना टाइम तक सीपीयू में रन करते हैं और टर्मिनेट हो जाते हैं। ओके, अब हम लोग समझते हैं प्रिमिटिव शेड्यूलिंग क्या होता है। तो जैसे नॉन प्रिमिटिव शेड्यूलिंग में प्रोसेसेस को प्रिम्प्ट नहीं किया जाता है, तो प्रिमिटिव शेड्यूलिंग में प्रोसेस को प्रिम्प्ट किया जाता है। इसमें ऑपरेटिंग सिस्टम हर प्रोसेस को एक टाइम अलॉट करता है कि इतने ही टाइम तक आपको सीपीयू मिलेगा, इतने ही टाइम तक आप एग्जीक्यूशन कर सकते हो। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, सपोज करो कोई प्रोसेस है P1 प्रोसेस है और कोई प्रोसेस है P2 और कोई प्रोसेस है P3। P1 को ऑपरेटिंग सिस्टम ने 2 मिली सेकेंड के लिए सीपीयू अलॉट किया। ठीक है, और P1 प्रोसेस का जो बर्स्ट टाइम है मतलब एग्जीक्यूशन टाइम है वो है 5 मिली सेकेंड। ठीक है, तो सीपीयू ने इसको 2 मिली सेकेंड का टाइम ही अलॉट किया है, जबकि ये जो एग्जीक्यूट होगा वो 5 मिली सेकेंड में होगा। तो P2 प्रोसेस जैसे सीपीयू में इंटर करेगा 2 मिली सेकेंड के लिए एग्जीक्यूट करेगा, फिर उसके बाद इसको वेट स्टेट में या फिर रेडी स्टेट में भेज दिया जाएगा। उसके बाद दूसरा प्रोसेस एग्जीक्यूट करने के लिए आएगा। सपोज करो P2 प्रोसेस आता है और इसका सीपीयू में एग्जीक्यूशन टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम के द्वारा 1 मिली सेकेंड दिया गया है, तो ये भी 1 मिली सेकेंड तक एग्जीक्यूट करेगा। ठीक है, इसका हम मान लेते हैं 4 मिली सेकेंड बर्स्ट टाइम है, एग्जीक्यूशन टाइम है, तो 1 मिली सेकेंड तक ये एग्जीक्यूट करेगा। इसको 3 मिली सेकेंड और एग्जीक्यूट होना है, तब तक इसको भी ऑपरेटिंग सिस्टम के द्वारा वेट लिस्ट में डाल दिया जाएगा। ठीक है, तो ऐसे प्रोसेस का एग्जीक्यूशन होता है सीपीयू में। तो प्रिमिटिव शेड्यूलिंग में ऑपरेटिंग सिस्टम प्रत्येक प्रोसेस को एक फिक्स अमाउंट ऑफ टाइम अलॉट करता है फॉर एग्जीक्यूशन इन सीपीयू। During resource allocation, the process switches from running state to ready state or from waiting state to ready state. Resource allocation के दौरान कोई भी प्रोसेस रेडी स्टेट से रनिंग स्टेट में स्विच होता है या फिर वेटिंग स्टेट से रेडी स्टेट में स्विच होता है। दिस स्विचिंग occurs as the CPU may give priority to other process and replace the process with higher priority with the running processes। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि कुछ हायर प्रायोरिटी वाले प्रोसेस होते हैं जिनको कि एग्जीक्यूट करना पहले ज़्यादा ज़रूरी होता है, इसलिए पहले वाले प्रोसेस को रोक दिया जाता है और दूसरे प्रोसेस को एग्जीक्यूट किया जाता है। ओके, प्रिमिटिव शेड्यूलिंग इज यूज्ड व्हेन अ प्रोसेस स्विचेस फ्रॉम रनिंग स्टेट टू रनिंग रेडी स्टेट। जो प्रिमिटिव शेड्यूलिंग है ये उस समय यूज किया जाता है जब प्रोसेस को रेडी स्टेट से रनिंग स्टेट में भेजा जाए या फिर रनिंग स्टेट से रेडी स्टेट में भेजा जाए। ओके, द रिसोर्स मेनली सीपीयू आर अलोकेटेड टू प्रोसेस फॉर अ लिमिटेड अमाउंट ऑफ टाइम। सीपीयू में प्रोसेस को लिमिटेड अमाउंट ऑफ टाइम के लिए भेजा जाता है और वहां से वापस ले लिया जाता है। द प्रोसेस इज अगेन प्लेस्ड बैक इन द रेडी क्यू इफ दैट प्रोसेस still has CPU first time remaining, that process stay in the ready queue till it get its next chance to execute। CPU में किसी प्रोसेस को एक टाइम अलॉट किया गया एग्जीक्यूट करने के लिए, उतने टाइम तक प्रोसेस एग्जीक्यूट करता है, फिर उसको
वेट स्टेट में डाल दिया जाता है या फिर रेडी क्यू में डाल दिया जाता है। रेडी क्यू में जैसे मान लें ये सीपीयू है और ये रेडी क्यू है, ठीक है। तो हमारे पास कुछ प्रोसेस हैं P1, P2, P3, ठीक है। P1 को ऑपरेटिंग सिस्टम सीपीयू अलॉट करता है 2 मिलीसेकेंड के लिए और इसका बर्स्ट टाइम है 5 मिलीसेकेंड। तो P2 प्रोसेस 2 मिलीसेकेंड के लिए एग्जीक्यूट करेगा और उसके बाद ये वेट स्टेट में चला जाएगा, ठीक है। वेट स्टेट में जाएगा, तब तक P2 प्रोसेस सीपीयू में आएगा। P2 प्रोसेस 1 मिलीसेकेंड के लिए अगर ऑपरेटिंग सिस्टम ने इसको टाइम अलॉट किया तो 1 मिलीसेकेंड तक ये एग्जीक्यूट करेगा। उसके बाद फिर इसका बर्स्ट टाइम अगर हम मान ले 3 मिलीसेकेंड है तो 2 मिलीसेकेंड इसको और एग्जीक्यूट करना है। तो P1 और P2 वेट ब्लॉक में चला गया, ठीक है। और P2 यहाँ पे 2 मिलीसेकेंड 1 मिलीसेकेंड एग्जीक्यूट हुआ है तो 2 मिलीसेकेंड अभी और इसको एग्जीक्यूट होना है। ऐसे ही P1 प्रोसेस 5 मिलीसेकेंड इसका बर्स्ट टाइम था लेकिन 2 ही मिलीसेकेंड एग्जीक्यूट हुआ है तो 3 मिलीसेकेंड इसको और एग्जीक्यूट होना है। तो ये जो दोनों प्रोसेस है वेट स्टेट में तब तक इंतजार करेंगे जब तक उनका नेक्स्ट चांस सीपीयू में एग्जीक्यूट करने का नहीं आ जाता, ओके। तो कुछ इस तरह के शेड्यूलिंग प्रिमिटिव शेड्यूलिंग के अंतर्गत आते हैं। इसमें एक प्रोसेस एक बार से ज़्यादा बार सीपीयू में एग्जीक्यूट होने के लिए जाता है, जबकि नॉन प्रिमिटिव में कोई भी प्रोसेस तब तक एग्जीक्यूट होता है जब तक वो पूरी तरह से अपना एग्जीक्यूशन कंप्लीट ना कर पाए और वो ख़त्म ना हो जाए, टर्मिनेट ना हो जाए, ओके। अब देखिए एल्गोरिदम बेस्ड ऑन प्रिमिटिव शेड्यूलिंग आर, जो एल्गोरिदम प्रिमिटिव शेड्यूलिंग पे बेस्ड है वो है राउंड रॉबिन, शॉर्टेस्ट रिमेनिंग टाइम फर्स्ट, SRTF, प्रियोरिटी, प्रिमिटिव वर्जन, etc, ठीक है। तो ये जो 3 शेड्यूलिंग एल्गोरिदम हैं ये प्रिमिटिव शेड्यूलिंग पे बेस्ड होते हैं। इसको मैं फिर से बता रहा हूँ, राउंड रॉबिन शेड्यूलिंग, शॉर्टेस्ट रिमेनिंग टाइम फर्स्ट शेड्यूलिंग और प्रियोरिटी प्रिमिटिव वर्जन शेड्यूलिंग जो हैं ये प्रिमिटिव शेड्यूलिंग पे बेस्ड होते हैं। अब इसके एग्जांपल्स को हम समझते हैं। जैसा पहले हमने लिया था 4 प्रोसेस P0, P1, P2, P3, ओके। यहाँ पर सबसे पहले वो प्रोसेस सीपीयू के पास पहुंचेगा जिसका अराइवल टाइम कम होगा। सबसे कम अराइवल टाइम P2 का है 0, तो ये 0 सेकेंड पे सीपीयू के पास पहुंच जाएगा और एग्जीक्यूट होगा। कितने टाइम के लिए एग्जीक्यूट होगा? तो ये 1 सेकेंड के लिए एग्जीक्यूट होगा। क्यों? क्योंकि इसका बर्स्ट टाइम सबसे ज़्यादा है, 6 मिलीसेकेंड तक इसको एग्जीक्यूट होना है, जबकि बाकी सब प्रोसेस हैं जो कि कम मिलीसेकेंड तक ही एग्जीक्यूट होंगे और ख़त्म हो जाएंगे। तो जो प्रोसेस कम सीपीयू का टाइम लेगा वो पहले एग्जीक्यूट होकर के टर्मिनेट हो जाएगा। तो ऑपरेटिंग सिस्टम वैसे प्रोसेस को सबसे पहले सीपीयू अलॉट करेगा जिसका बर्स्ट टाइम कम होगा, जिसका एग्जीक्यूशन टाइम कम होगा। तो यहाँ पर हम देखेंगे जैसे P2 प्रोसेस 1 सेकेंड के लिए एग्जीक्यूट होता है तो फर्स्ट सेकेंड पर P3 प्रोसेस अराइव हो जाता है। P3 प्रोसेस का एग्जीक्यूशन टाइम 4 सेकेंड है, तो P3 प्रोसेस 4 सेकेंड के लिए एग्जीक्यूट करेगा और 5वें सेकेंड पे ये टर्मिनेट कर जाएगा। 5वें सेकेंड पे जैसे ये टर्मिनेट करेगा उसके बाद उससे कम वर्स्ट टाइम वाला जो है वो आ जाएगा जो कि है P0 प्रोसेस सीपीयू में जाएगा और P0 प्रोसेस का बर्स्ट टाइम 2 मिलीसेकेंड है, तो ये 2 मिलीसेकेंड तक एग्जीक्यूट करेगा और 7वें सेकेंड पे ये टर्मिनेट कर जाएगा। फिर 7वें सेकेंड पे नेक्स्ट प्रोसेस आएगा P1, ओके। P1 प्रोसेस आएगा, इसका एग्जीक्यूशन टाइम 4 मिलीसेकेंड है, तो ये 4 मिलीसेकेंड तक एग्जीक्यूट करेगा और 11वें सेकेंड पे ये टर्मिनेट कर जाएगा। उसके बाद फिर से P2 आएगा जो कि जिसका बर्स्ट टाइम 6 मिलीसेकेंड था, लेकिन ये एग्जीक्यूट हुआ था 1 ही मिलीसेकेंड के लिए, तो 5 मिलीसेकेंड इसको और एग्जीक्यूट होना था। तो 11वें सेकेंड में P2 प्रोसेस अराइव करेगा दोबारा से और 16वें सेकेंड तक ये एग्जीक्यूट करेगा और उसके बाद टर्मिनेट हो जाएगा। और इस प्रकार सभी प्रोसेसेस एग्जीक्यूट कर जाएंगे सीपीयू में, ओके।
तो कुछ इस तरह से प्रिमिटिव और नॉन प्रिमिटिव शेड्यूलिंग वर्क करते हैं। आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। अगर आपको इसमें कुछ प्रॉब्लम है, कोई पॉइंट नहीं समझ में आया है तो वो भी आप कमेंट में बता सकते हैं, उसका आंसर हम जरूर देंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स।